वेलकम बैक पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर। और आप सभी को पता है कि हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं क्लास 12 का, एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको यहाँ पे हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आज़ादी के लगभग 15 साल तक भी क्या कहते हैं हम देखते हैं एक ही पार्टी जीत रही थी पूरे भारत के अंदर। और यहाँ पे रीज़न जानने को हम देखेंगे। अब हमारा इलेक्शन सिस्टम कैसा था हम वो भी जानेंगे, और कैसा 15 साल के अंदर भी दूसरी पार्टियां जीत रही थी हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ में हमारे साथ ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको नई नई चीज़ें हैं अपडेट देते रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन होंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। सो इन इंडिया अगर हम देखें तो हमारे भारत के अंदर आज़ादी के टाइम पीरियड पे इलेक्शन एक तरीके का जुआ ही था, क्योंकि किसी को नहीं पता था। 40 लाख वोटर्स हैं उस टाइम पीरियड के अंदर जो क्या कहते हैं 21 साल से बड़े हैं। 3 लाख तो हमारे पास क्या कहते हैं लोग थे जिनको हमें समझाना था कि वोटिंग कैसे लेनी है। उसके बाद 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। 3200 MLA जो थे वो खड़े हो रहे हैं, और MP की तो संख्या अलग ही थी, 494 समथिंग थी। तो समय के साथ इसमें वेरिएशंस देखे गए थे, लेकिन इंडियन इलेक्शन सिस्टम एक तरीके का जुआ था अर्ली टाइम पीरियड में। तो हमारे भारत के अंदर उस टाइम पीरियड पे इलेक्शन का सिस्टम 2 तरीके का था, जिसे आप FPTP बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो एक तरीके का लिस्ट समथिंग होता है, और उसमें जितने परसेंटेज के अंदर लोगों को सीटें मिलती हैं उतने ही परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे अब हमारा वो देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर हमें राष्ट्रपति के इलेक्शनों में और राज्यसभा के इलेक्शनों में हमें देखने को मिलता है। FPTP एक ऐसा सिस्टम था जो अर्ली टाइम पीरियड के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन लोगों के लिए बहुत आसान था, समझना बहुत आसान था। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी बंदे के यहाँ पे 90% आते हैं, इस बंदे के 89% आते हैं, या इस बंदे के 10% आते हैं, या इस बंदे के 70% आते हैं, इस बंदे के 88% आती है, याद रखिएगा 88% इस बंदे के आ रहे हैं। अगर कितने आ रहे हैं 88%, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि जिस बंदे के सबसे ज़्यादा वोटिंग ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है ना, उस बंदे को ही सीट मिलती थी। मैटर नहीं करता था कि इसका 1% कम आया है, इसका 2% कम आया है, इसका 10% कम आया है, ऐसा होता ही नहीं था। मतलब जिसके सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है उसी बंदे को हम देख सकते हैं, उसी बंदे को ही हम देख सकते हैं कि उसको ही वोटिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती है और वही बंदा जीत जाता है। तो ये हमारे भारत के अंदर FPTP सिस्टम अपनाया गया था। कैंडिडेट को बस मेजॉरिटी के साथ जीतना होता था और उसी को ही हम विनर बोल देते थे, और इसीलिए लंबे समय तक हमारे भारत के अंदर कांग्रेस जो था वो लंबे समय तक राज करता रहा। लेकिन ऐसा भी देखा गया था पहले जनरल इलेक्शन के अंदर, 1952 के अंदर पहला जनरल इलेक्शन हमारा ख़त्म हुआ था, और अगला जनरल इलेक्शन 1952 के अंदर आना था। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि CPI, जिसे आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर इनको कितनी सीटें मिली थी, ठीक है। यू नीड टू फाइंड दिस, ये आपको जानना है, ठीक है। पहले जनरल इलेक्शन के अंदर इनको कितनी सीटें मिली थी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरा जनरल इलेक्शन 1957 के अंदर स्टार्ट होता है। ऑफकोर्स आपको पता है 5 साल के अंदर, हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होता ही होता है। तो दूसरा जनरल इलेक्शन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 57 के अंदर। तो केरला की विधानसभा के अंदर भी चुनाव होंगे। ऑफकोर्स विधानसभा हो रहा है इलेक्शन, तो MLA जो होते हैं वही खड़े होते हैं। तो केरला की विधानसभा के अंदर ऐसा ये हुआ कि टोटल केरला की विधानसभा की सीटों में से 126 केरला की विधानसभा सीटें हैं। बाय द वे एट प्रेजेंट टाइम 126 नहीं है, अभी 127 हो चुकी है। मतलब पूरे केरला के अंदर अगर MLA की संख्या होगी तो पूरे केरला के अंदर 127 होगी। लेकिन क्योंकि 57 में इलेक्शन हुआ था, ये 57 में इलेक्शन हुआ था, तो दैट इज़ वाई उस टाइम पीरियड पे हमारे पास सिर्फ से 126 सीटें थी। अब 126 सीटों के अंदर से देखेंगे 60 सीटें किनको मिली, 60 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली। तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक अमाउंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। तो 26, इसका अगर हम आधा देखें तो 6, 63 और +1 64 जिसकी सीटें आ जाती तो उसे वैसी मेजॉरिटी मिलती।
लेकिन सीपीआई पार्टी को आई 4 सीटें। तो इन लोगों ने क्या करा, 4 सीटों में किसी के साथ कोलिशन कर लिया, और कोलिशन करने के बाद 1957 में पूरे भारत के अंदर कांग्रेस चल रही थी, विधानसभा में भी लोकसभा के अंदर भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या रही, इंपॉर्टेंट बात ये रही कि सीपीआई पार्टी टूटी अलग और केरला की विधानसभा उन्होंने अलग चलाई। तो सोचिए कितना इनक्रेडिबल हो सकता है कि केरला की विधानसभा जो थी उस टाइम पीरियड पे सीपीआई पार्टी चला रही है, और वो भी उस टाइम पीरियड पे जिस समय में पूरी मेजॉरिटी थी। इससे एक चीज़ तो साबित होती है, इससे एक चीज़ बिल्कुल प्रूफ होती है कि हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंस को माना गया है, और डेमोक्रेसी थी जब भी ऐसा हो रहा था। अच्छा, तो ये एक पहले व्यक्ति थे, अगर आप देखें तो EVMS करके इनका नाम है, EVM नंबूधिरीपद जो भी इनको बोलते हैं, ठीक है, हम इसे EVMS शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। इन्होंने गवर्नर के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई और इन्होंने सरकार चलाई। अब ऐसा बोला जाता है कि जब भी ये क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर इन्होंने जब भी ये फॉर्म करा था, नबूदरीपाद, हाँ नबूदरीपद इनका नाम है, तो इन्होंने मंत्रालय चलाया। मंत्रालय चलाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद सत्ता में आई होगी, और सही में डेमोक्रेसी चल रहा था हमारे भारत में, जब भी ऐसा हो सकता था, नहीं तो होता नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करा, और इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने अनुच्छेद आर्टिकल 356 के तहत कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल लगाया, 356 आर्टिकल के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाई गई, और स्टेट इमरजेंसी के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो सीपीआई पार्टी है वो अब पार्टी नहीं है, अब वो पार्टी हट गई है, क्योंकि इनका कोलिनेशन खत्म हो गया था। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, 60 सीटों पे इनको सीटें मिली थी, प्लस 4 सीटें इन्होंने के साथ गेन कर ली थी, 4 सीटें वो बैकवर्ड में चली गई थी, तो दोबारा 60 सीटें आ गई। अब क्योंकि ये सरकार मेजॉरिटी के अंदर है नहीं, तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो वहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, वहाँ पे लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करा जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। और यहाँ पे कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा, क्योंकि वो पूरे वहाँ पे पूरे इंडिया में राज कर रही थी। तो ये भी एक इशू देखा गया, लेकिन हमें इतना नहीं समझना, लेकिन हमें समझना ये कि आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। पता है दिल्ली के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ मात्र 49 दिन की चली थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का गठबंधन करा था, लेकिन कांग्रेस ने फिर उनके साथ उनका हाथ छोड़ दिया, फिर उसकी वजह से देश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, जैसा केरला के अंदर किया गया था। अच्छा, अब ऐसा ये कहा जाता है कि केरला के अंदर चली मान लीजिए सीपीआई गवर्नमेंट जीत गई थी और उन्होंने सरकार भी चलाई थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या कांग्रेस का डोमिनेंस पूरे इंडिया के अंदर उस टाइम पे था? तो हमें जानना है कि नेचर ऑफ डोमिनेंस कांग्रेस का कैसा था। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव द एक्सपीरियंस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम। मतलब इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसने वन पार्टी डोमिनेंस के सिस्टम को देखा था। तो कांग्रेस इज अ कंट्री जहाँ पे देखने को मिला था वन पार्टी सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही था। इंडिया के अंदर ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कंट्री लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम रूल करता है। दूसरा म्यांमार, ब्रसेल्स, इजिप्ट है ना, उसके बाद यहाँ पे एरिटिका करके जो भी नाम है, यहाँ पे भी वन पार्टी सिस्टम है। उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पे भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब लेकिन हमारे भारत का और इनका बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? हमारा अंतर इसी वजह से कि अगर हमारा सिंगल पार्टी डोमिनेंस है तो हमने भैया इलेक्शन का रिजल्ट लिया है, हमने इलेक्शन करवाया है, और ये भी जो भी डोमिनेंस हुआ है कांग्रेस का वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के तहत ही हुआ था। और इलेक्शन जो भी हुआ था उसमें आप नोटिस करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, जिसमें सभी लोग खड़े हुए थे। नहीं तो सोचिए सीपीआई गवर्नमेंट कैसे जीत जाती। ये तो सीपीआई गवर्नमेंट को भी नहीं आने दिया जाता हमारे इंडिया के अंदर। मतलब जो भी पीछे मैंने कंट्रियाँ दिखाई थी वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, हमारी कंट्री के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से, लेकिन कांग्रेस ने पॉपुलर क्या कहते हैं गेन करा। कांग्रेस को बहुत लोग जानते थे, दैट इज़ वाई कांग्रेस इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैसिव विन करी थी, क्योंकि उनके फ्रीडम फाइटर्स बहुत जो थे वो फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने आज़ादी के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हमें साउथ अफ्रीका का देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम, जिसे हम रंग
भेद बोलते हैं। रंग भेद के खिलाफ वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी और वहाँ पे भी इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन होने के बाद फाइनली अफ्रीकन कांग्रेस जो वहाँ की पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANSC बोलते हैं उसे, वो जीती थी। लेकिन वो क्यों जीती थी? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उनके भी लीडरों ने क्या कहते हैं अपने टाइम पीरियड पे रेवोल्यूशन में साथ दिया था। तो लगभग इन दोनों की सेम कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंगल पार्टी डोमिनेंस चल रहा था उस टाइम पे भी और इंडिया के अंदर भी सेम ऐसा ही था, लेकिन दोनों की सेम कंडीशन थी कि दोनों ने इलेक्शन करवाए थे और लोगों की मेजॉरिटी के हिसाब से ये लोग जीते थे। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा ये कहा जाता है कि कांग्रेस के जीतने के कारण क्या थे? कांग्रेस के जीतने के कारण क्या वो उनके नेता लोग आज़ादी के अंदर थे इसी वजह से, या नेहरू जी करिश्माई नेता थे इसी वजह से? ऐसा नहीं है। कांग्रेस की और भी जड़ें अगर हम पास्ट में जाएं तो बहुत मजबूत रही थी, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके का शुरुआती समय में एक प्रेशर ग्रुप हुआ करता था और कांग्रेस के अंदर उस टाइम पीरियड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, कमर्शियल लोग और साथ में व्यापारी लोग, ये सारे लोग थे। और आपको पता है कि कांग्रेस को फाउंड किसने करा था? यू नीड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। ओके, फाउंडर ऑफ कांग्रेस, याद रखिएगा, कांग्रेस बना था 1885 में, इनको फाउंड किसने करा था? यू नीड टू फाइंड दिस। आंसर करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आंसर जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि शुरुआती समय में जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर इंग्लिश मैन पीपल थे और इंग्लिश मैन पीपल अर्बन एलाइटीज़ के लोग थे जो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर आए थे, ज़्यादा पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे, जनता की मदद करना चाहते थे। कभी मीटिंग्स करी, कभी मीटिंग्स नहीं करी, टाइम पे मीटिंग्स कुछ होती भी नहीं थी, ऐसा फिक्स भी नहीं था। लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे। लेकिन जब गांधी जी इसके अंदर आते हैं 1915 में, जब गांधी जी इंडिया के अंदर आते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड में सिविल डिसोबियंस मूवमेंट चलाया गया, बहुत से ऐसे फ्रेंडली प्रोग्राम चलाए गए। उसकी वजह से गांधी जी की वजह से इस कांग्रेस के अंदर बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के लोग जुड़ना चालू हो गए। विलेजर्स, वर्कर्स, सोशली ग्रुप, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ग्रुप इस पार्टी में ज्वाइन हुए। क्यों ज्वाइन हुए? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे सिर्फ इसमें इंग्लिशमैन पीपल थे। लेकिन देखिए, अब कांग्रेस इतने बैकएंड से चलती आ रही है, दूसरी पार्टियां तो यहाँ पे कोई खड़ी ही नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात है, कांग्रेस के मजबूत होने के कारण तो होंगे, बिल्कुल होंगे, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर टॉलरेंस और मैनेजमेंट सिस्टम शुरुआती समय से बहुत अच्छा था, क्योंकि कांग्रेस ने ना हमेशा क्या करा है, हमेशा कांग्रेस ने जो कांग्रेस के अंदर अमीर और गरीबों के बीच में एक तरीके का अवॉइडनेस या इशू कुछ भी होता रहा है ना, उन चीज़ों को इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस को इम्पोर्टेंट ना देते हुए उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जा सकती है। और इसीलिए कॉलिनेशन लाइक कैरेक्टर्स एंड स्ट्रेंथ कांग्रेस, और इसी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें उन्होंने अमीर, गरीब, भिखारी, गांव वाले, फार्मर सबको जोड़ने की कोशिश करी है। लेकिन जो लोग नहीं जुड़ पाए थे तो उनका मतभेद हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। इसलिए उन लोगों ने एक अलग पार्टियों का निर्माण करा, अलग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करा, जिन्होंने कांग्रेस तोड़ दी। लेकिन कांग्रेस के अंदर फाइट चलती रहती थी और कांग्रेस के अंदर से ही बड़े बड़े लीडर्स निकले, और कांग्रेस के अंदर से जब बड़े बड़े लीडर्स निकले तो वहाँ से अपोजिशन पार्टियाँ बननी चालू हुई। और जब अपोजिशन पार्टियाँ बननी चालू हुई तो कांग्रेस के अंदर से बहुत सारे लीडर निकले और वो लीडरों ने अपोजिशन पार्टियाँ बनाई। जैसे कि अपोजिशन पार्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सिंगल पार्टी सिस्टम चलता रहेगा तो कांग्रेस को कभी भी अपनी खामियों के बारे में नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए अपोजिशन पार्टियां बनी। तो अपोजिशन पार्टियों के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी पार्टी बनाई थी, K.N. गोपाल ने भी पार्टी बनाई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये पार्टी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी को। नए लीडर्स खड़े हो रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। दीनदयाल उपाध्याय, इन्होंने भी एक कांग्रेस क्या कहते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद यहाँ पे राजगोपालाचारी, इन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी। इवन जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर बहुत सारी अपोजिशन पार्टियों का क्रिएशन होना चालू हो गया था। ठीक है, तो वहीं से चलता आ रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी थी, लेकिन आज इंडिया के अंदर जो राज कर रही है वो बीजेपी पार्टी है। सबका समय आता है। ठीक है, सो लेट मी फिनिश दिस चैप्टर। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही है।
अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे इस चैप्टर में इतना ही है, हमने ख़त्म कर दिया है। बाकी आप इन पार्टियों के बारे में डीपली खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, इन लोगों ने क्या क्या करा है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इनके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी होना चाहिए कि कौन कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, KN गोपाल, आचार्य नरेंद्र देव, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, देन उसके बाद आपके क्या कहते हैं दूसरे और भी व्यक्ति हैं, C गोपालाचार्य, है ना, राजनारायण, ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अब आपको समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो नहीं तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा। आप चैनल पे क्या नया चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।